Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 11th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 11 जनवरी 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। इन आर्टिकल्स के रिगार्डिंग अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स को प्रोवाइड करवा दिया जाता है। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, तस्मन सी को चर्चा में है तो अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2011 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो नीचे ऑप्शन में आपको बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है और पूछा यह गया कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर ये जो चीज़ें मेंशन्ड है इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। पहला ऑप्शन टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, और दूसरा ऑप्शन टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, तीसरा ऑप्शन टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, या फिर चौथा ऑप्शन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करनी है। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कोई भी इतना कुछ इसके अंदर देखने को मिलेगा नहीं। अभी आप लोगों ने देखा हमारे पीएम की सिक्योरिटी के अंदर एक चूक हुई, उसी को लेकर लगातार आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। तो अभी भी आप देख पाओगे अपडेट क्या हुआ है। अपडेट यही हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल को कॉन्स्टिट्यूट करने के बारे में चर्चा की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे में बोला कि हाँ एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी को हेड करेंगे एक रिटायर्ड जज और एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर वो पूरी की पूरी इंक्वायरी करेंगे और देखेंगे हाँ कि किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के अंदर चूक हुई है। तो इसके अंदर कोई भी ऐसा आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट चीज नहीं देखने को मिलेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इतना सा अपडेट है, इसको पढ़कर हटा देना, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर चर्चा की गई है जो दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने कृष्णा वाटर केस से अपने आप को पुल आउट कर लिया है, अपने आप को विड्रॉ कर लिया है कि अब वो यहाँ पर इस केस के अंदर इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। और वो दोनों जजेस कौन कौन से हैं, तो एक है जस्टिस चंद्रचूड़, अब ये आते हैं महाराष्ट्र से, और दूसरे हैं जस्टिस बोपाना, ये आते हैं कर्नाटका से। तो इन दोनों ने मिलकर आप कह सकते हो कि बातचीत कर डिस्कशन करने के बाद कृष्णा वाटर केस से अपने आप को पुल आउट कर लिया है। नाउ यहाँ पर अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आ जाता है कि आखिरकार कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है क्या। मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में छोटे से टाइम में बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लो कृष्णा रिवर के बारे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कृष्णा रिवर के रिगार्डिंग, और रिवर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आप देख पाओगे बहुत बार पूछे जाते हैं, खासकर प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो आर्टिकल जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम बात करें कृष्णा रिवर की, तो कृष्णा रिवर एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब कि आप कह सकते हो कि ईस्टर्न साइड में, ये वेस्टर्न साइड हुआ, ये ईस्टर्न साइड हुआ, तो वेस्ट से ईस्ट साइड में फ्लो होती है कृष्णा रिवर। मैं भी आपको लोकेशन दिखाऊंगा मैप में तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, खासकर महाराष्ट्र से कहाँ से, महाबलेश्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र से। उसके बाद यहाँ से ये ओरिजिनेट होते हुए आगे जाती है और जाकर बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। मैं आपको एक मैप में दिखा देता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर पाओ। यहाँ वाला आप लोग मैप देख सकते हो, जैसे इधर महाराष्ट्र हुआ, इधर कर्नाटका हुआ, इधर आंध्र प्रदेश हुआ, ठीक है। जैसे कि आप लोग ये देख पाओगे एग्जैक्टली ये जो रिवर है इस प्रकार से आ रही है, ठीक है, ये जो कृष्णा रिवर है, और ये यहाँ पर आकर एक तरीके से आप देख पाओगे वेस्टर्न सेक्टर से आई और वेस्ट से आते आते यहाँ पर ईस्ट साइड में आने के बाद बे ऑफ बंगाल में ये मर्ज हो जाती है, ठीक है। ये एग्जैक्टली आप लोग मैप देख सकते हो, ये मैप बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, इधर तेलंगाना वाला रीजन है, इधर महाराष्ट्र वाला रीजन है, और इसी प्रकार से नीचे आपको कर्नाटका वाला रीजन देखने को मिलेगा। और यह रिवर यहाँ से आती है और जाकर बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या है, अब ये जो रिवर है इस रिवर के ऊपर बहुत सारे डैम्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बने हुए हैं। होता क्या है, ये जो रिवर है इसके ऊपर जब प्रोजेक्ट्स वगैरह बने हुए हैं तो इसको लेकर काफ़ी डिस्प्यूट रहता है, किस किस के बीच में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में इस चीज़ को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट रहता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश बोलता है कि काफ़ी सारा जो पानी है इस रिवर का वो तेलंगाना यूज़ कर लेता है, तेलंगाना बोलता है कि काफ़ी सारा पानी यहाँ पर आंध्र प्रदेश यहाँ पर अपनी तरफ यूज़ कर लेता है। तो इसको लेकर दोनों स्टेट्स के बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स रहते हैं।
तो इसको ज़रूर रखना। अब मैं आपको एक और मैप दिखाता हूँ, ये वाला मैप आप देखो, ठीक है। यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश नज़र आएगा, ऊपर तेलंगाना नज़र आएगा, इधर महाराष्ट्र हो गया, इधर नीचे कर्नाटका हो गया। आपको ये भी मैप क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब होता क्या है, जो कृष्णा रिवर है, जो कि आपको रिवर देखने को मिल रही होगी, यह रिवर एक तरीके से बॉर्डर पर देखने को मिलेगी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में, ठीक है। बॉर्डर के पास आपको रिवर देखने को मिलेगी और इसी रिवर पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे डैम्स लगाए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि जोराला डैम हो गया, नागार्जुना सागर डैम हो गया, उसके बाद यहाँ पर पुलिचिंतला डैम हो गया, उसका श्री सलाई डैम हो गया। तो ये सारे डैम्स यहाँ पर लगाए गए हैं। उसकी वजह से काफ़ी सारे कंसर्न हो जाते हैं। तेलंगाना काफ़ी सारा पानी यूज़ कर लेता है, आंध्र प्रदेश बोलता है कि देखो एक रेगुलेटरी बॉडी है और उससे तो पहले पूछना चाहिए था, बिना पूछे यहाँ पर पानी का यूज़ किया जाता है। प्लस ये लोग और भी बहुत सारी स्कीम्स वगैरह लेकर आए, ठीक है। आंध्र प्रदेश एक स्कीम के लेकर आया, तो उसका तेलंगाना स्कीम लेकर आया, तो इसी प्रकार से वाटर डिस्प्यूट बढ़ता रहा। बेसिकली पर्पस क्या है, देखो वाटर डिस्प्यूट समझने का मुद्दा यह है ना कि दोनों स्टेट्स के बीच में यह विवाद है पानी को लेकर, ठीक है, कि एक जना कह रहा है कि पानी ये ज़्यादा यूज़ कर रहा है और दूसरा कह रहा है ये पानी यूज़ कर रहा है। तो इसको लेकर ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है। और टेंशन मत लो, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अपने आप में बहुत लेंदी टॉपिक है ये, ठीक है, बहुत लेंदी टॉपिक है। इसके साथ साथ मैं आपको भारत के अंदर और ही बहुत सारे जो वाटर डिस्प्यूट्स है वो भी कवर करवा दूंगा, तो टेंशन मत लेना। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में कवर करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया लेना है एक्जैक्टली इस कृष्णा रिवर के बारे में जानना था, मैंने आपको बताया। डिस्प्यूट के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू लेना था, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें क्या है, उसको हम लोग एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल इस आर्टिकल के अंदर इतना है। अभी इस केस को, कृष्णा वाटर केस को देख रहे थे ये दोनों जज। अब इन दोनों जज ने यहाँ पर पुल आउट किया। पहली बात, इन दोनों ने मिलकर आपस में डिस्कशन कर लिया था और डिस्कशन करने के बाद यहाँ पर इन्होंने पुल आउट कर लिया है। और एग्जैक्टली क्या हुआ, इन्होंने देखा कि पहले भी यहाँ पर इस प्रकार से काफ़ी सारी बार इस पूरे केस को देखा गया है, ठीक है। अब क्या हुआ है, उन लोगों ने भी, उन जजेस ने भी यहाँ पे विड्रॉ किया है, तो मतलब पहले भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है। तो इसी वजह से ये लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी विड्रॉ करें, और विड्रॉ किया भी गया। और साथ ही साथ इन्होंने स्टेटमेंट दिया, वी डू नॉट वांट टू बी टारगेट ऑफ इन्वेक्टिव, मतलब हम लोग यहाँ पर फटकार का टारगेट नहीं बनना चाहते हैं, और इसी वजह से हमने डिसीजन लिया है और उसके बाद हम लोग इस वाटर केस से बाहर निकल कर आ रहे हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 1 के बाद डायरेक्टली एडिटोरियल्स पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करे गए ऑथर्स के थ्रू। यहाँ पर तो आज हम लोग इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे, क्योंकि आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट, देखो एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोगों ने मेंस के एग्जामिनेशन के पेपर देखे होंगे, तो उसमें बहुत सारी क्वेश्चंस डायरेक्टली एडिटोरियल से, मतलब आप कह सकते हो, मतलब मैं तो ऐसा कह सकता हूँ कि इतने सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करें डायरेक्टली एडिटोरियल से यहाँ पर देखने को मिले। अगर आप लोग एडिटोरियल रीड कर रहे हो, खासकर ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ऑथर अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या लिख रहे हैं, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे, आप जैसे टॉपिक है, आपने टॉपिक पढ़ लिया, इस टॉपिक के रिगार्डिंग ऑथर कुछ और चीज़ें लिख रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, अभी इसके ऊपर एक और वीडियो भी आएगी आज, तो मैं उसको ही बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ये वाला। जैसे यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर चर्चा की गई है रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ एक्ट के बारे में, ठीक है। रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ एक्ट के बारे में बात की गई कि ये जो एक्ट है इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसके क्या फायदे हैं। तो आपको एक्ट के बारे में तो पढ़ लेना है, ठीक है, एक्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है, लेकिन उतने से ही काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर ऑथर क्या बोलते हैं, ऑथर यहाँ पर बताते हैं कि जो इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी चर्चा में इसलिए है कि इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं वो अननेसेसरी है। तो मतलब आप कह सकते हो इस टॉपिक के अगेंस्ट में आपके पास कुछ पॉइंट्स तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चीज़ों को लेकर चल रहा है, क्योंकि सिर्फ टॉपिक पढ़कर यहाँ पर काम नहीं बनेगा। आप लोग अगर रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ एक्ट के बारे में सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पढ़ लोगे कि अमेंडमेंट क्या हुआ, ये एक्ट क्या है, तो इससे काम नहीं बनेगा। एडिटोरियल का यही एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ये देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से ये जो दूसरा आर्टिकल है ये वाला, यहाँ पर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में चर्चा की गई है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर हम समझेंगे। प्लस उसके बाद बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंदर आज के टाइम पर एक कमी है, यहाँ पर ऑथर ने समझाया, और वो भी एक अच्छा यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या है, आज के टाइम पर क्या सिनेरियो है, भारत इससे कितना लॉस सफ़र किया है, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ऑथर ने काफ़ी अच्छे आर्टिकल लिखे हैं, मतलब कि टॉपिक काफ़ी अच्छे हैं ये, ठीक है, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये आर्टिकल है, यहाँ पर ऑथर ने काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है, कि हम लोग को आज के टाइम पर अपनी स्ट्रेटजी को एक अलग तरीके से लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। वो स्ट्रेटजी क्या हो सकती है आगे डिस्कस करेंगे। चाइना का कंसर्न, यूएस का स्टैंड क्या है, इसको लेकर बताया गया। आज के टाइम पर सेंट्रल एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपरली बन नहीं पा रही है, वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर इलेक्शंस के बारे में चर्चा की गई है। अभी देखो इलेक्शंस होने वाले 5 जगह पर, उसके बारे में यहाँ पे समझाया गया। तो देखो जीएस पेपर जो मेंस का डिस्कशन है उसको लेकर आज एक वीडियो तो डालूंगा मैं, ठीक है। जो भी मेंस का पेपर है, हमारे जो मेंस का एग्जामिनेशन हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाहे वो मेंस पेपर 1 का हो, चाहे मेंस पेपर 2 का हो, उसका पूरा एनालिसिस करके एक डिस्कशन तो मैं आज एक वीडियो आ जाएगा उसका, उसके टेंशन मत लेना। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है और हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं एडिटोरियल का। तो स्टार्ट करते हैं बिना
टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ पर जो पहला एडिटोरियल है बेसिकली, ये लिखा गया है DB वेंकटेश वर्मा जी के थ्रू। यहाँ पर ये कौन है तो आप लोग इनके बारे में पढ़ सकते हो। एक फॉर्मर एम्बेसडर हैं टू रशिया, तो इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेलिंग लिखी है। अब क्या क्या लिखा गया देखो, मैं आर्टिकल को इसी प्रकार से रहने दूंगा, ठीक है, जिससे कि कोई इशू भी ना क्रिएट हो, और यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझाता रहूँ। काफ़ी सारे पिक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि चीज़ों को अच्छे से क्लैरिटी से समझ पाएँ। यहाँ पे चर्चा की गई, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने अभी 5 सेंट्रल एशियन लीडर्स के साथ एक आप कह सकते हो कि होस्टिंग करी। हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन ये किया था कि जो सेंट्रल एशियन लीडर्स हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल एशिया के अंदर आपको 5 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। उन 5 कंट्रीज़ को हमने अभी रिपब्लिक डे पर इन्वाइट किया था, ये आपको मालूम है, ठीक है। रिपब्लिक डे परेड पर हमने इन्वाइट किया 26 जनवरी को कि वो आएँ। अब होता क्या है, यहाँ पे हम लोग ऐसे ही यहाँ पर करते हैं, पहले भी हम लोगों ने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को इनवाइट किया, लेकिन अब की बार हम लोगों ने इन कंट्रीज़ को, खासकर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को इनवाइट किया था। 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी विजिट करे थे इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर। पहले तो आपको बता देता हूँ कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ये जब आप मैप देखते हो, इसको मैप को जूम करें तो हम लोग यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ऊपर आपको तजिकिस्तान नज़र आएगा, किर्गिस्तान नज़र आएगा, उज़्बेकिस्तान नज़र आएगा, तुर्कमेनिस्तान नज़र आएगा और कजाकिस्तान नज़र आएगा। जितने भी यहाँ पर स्थान वाली कंट्रीज़ हैं, ये 5 कंट्रीज़ आपको सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर देखने को मिलेंगी। हमने अभी इन 5 कंट्रीज़ को इन्वाइट किया था इंडिया में कि अभी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड होगी तो आप लोग आओ, ठीक है। ऐसे हम लोग इन्विटेशन देते रहते हैं। तो अभी तो फिलहाल कजाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही है, आपको मालूम है कितनी तगड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है। देखेंगे उनके प्रेसिडेंट आ पाते हैं नहीं आ पाते हैं, ये बात अलग है। लेकिन 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इन 5 सेंट्रल एशियन के अंदर जाकर विजिट कर आए थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, उसके बाद हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने भी यहाँ पर सेंट्रल एशियन काउंटर पार्ट्स के साथ अपनी मीटिंग होस्ट किया है, मतलब डिस्कशन चला है। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ हमारा आज के टाइम पर लगातार डिस्कशन चल रहा है। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर अफगानिस्तान की सिचुएशन के बारे में बताया कि अफगानिस्तान, आपको पता होगा कि जो अमेरिकन मिलिट्री पावर है वो कोलैप्स हुई और अफगानिस्तान से वो बाहर निकले। उसके बाद यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये भी हमारे लिए क्रिएट हो चुका था, ठीक है, अफगानिस्तान वाली जो प्रॉब्लम है। क्योंकि हुआ क्या, जब यहाँ से अमेरिका गया तो उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल तालिबान का आ चुका था, वहाँ की सरकार को हटा दिया तालिबान ने, और तालिबान ने पूरी तरह से यहाँ पर अपना रूल यहाँ पर जमा लिया अफगानिस्तान के अंदर, ये देखने को मिला। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कि पाकिस्तान और चाइना का जो डेवलपमेंट है आज के टाइम पर, वो एक सबसे बड़ा कंसर्न है इंडिया कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, मतलब भारत की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ी चिंता वाली बात क्या है। एक तो अफगानिस्तान तो देखने को मिलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर से अमेरिकन मिलिट्री पावर हटी, ठीक है, जैसे मिलिट्री पावर गई उसके बाद से तालिबान का वहाँ पर कंट्रोल आ गया। तो एक कंसर्न तो आपको अफगानिस्तान का देखने को मिलेगा। दूसरा कंसर्न यहाँ पर पाकिस्तान का देखने को मिलेगा, आपको पता है इससे भी काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं हमें। तीसरा कंसर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा चाइना की वजह से। तो ये 3 कंट्रीज़ है जिसके वजह से आज के टाइम पर हम लोग काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और वो क्या क्या हैं वो भी आगे यहाँ पर ऑथर ने समझाई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताया इन्होंने क्या, ऑथर ये कहते हैं कि इन तीनों कंट्री से कंसर्न देखने के बाद भारत के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, या फिर भारत के लिए स्ट्रेटजी के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूरी है। वो यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल एशियन रीजन के साथ हम लोग अपना इंडिस्पेंसिबल लिंक को क्रिएट करें, मतलब कि इंडिस्पेंसिबल मतलब परम आवश्यक पर उसको रखना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट है कि हम लोग को सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ अपने लिंक को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम लोग लगातार प्रोग्रेसिंग के वे में देख रहे हैं। मतलब पिछले 20 सालों के अंदर अंदर हम लोगों ने लगातार इसके ऊपर फोकस किया है, लगातार हम लोग अपनी कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के अंदर काम कर रहे हैं, हम लोग इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसको बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिफेंस सिक्योरिटी के अंदर काम कर रहे हैं, हर तरीके से हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। खासकर हमारा फोकस ये है कि हम लोग सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर भी अपनी कनेक्टिविटी को बना पाएं। लेकिन वहाँ पर आप देख पाओगे कि आज के टाइम पर प्रॉपर्ली कनेक्टिविटी हमारी बन नहीं पाती है, क्योंकि कंसर्न ये आता है, अगर आप लोग इस मैप को देख पाओगे तो वापस एक बार मैप को जूम करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाओगे तो जो ये वाले बॉर्डर्स हैं, जो ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, इनके साथ सबसे बड़ा मतलब कंसर्न, मतलब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे साथ यही है कि हम लोग कनेक्टिविटी को नहीं बना पाएंगे इसके साथ। कनेक्टिविटी क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि बीच में यहाँ पे पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है, आप देख पाओगे पाकिस्तान के पीछे यहाँ पर ये अफगानिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान के बाद यहाँ पर ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज स्टार्ट होती हैं। तो हमारा जो ये पाकिस्तान के साथ रिलेशन है ये तो ऑलरेडी काफ़ी हद तक ख़राब है, तो इसकी वजह से जो हमारी कनेक्टिविटी है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर वो प्रॉपरली बन नहीं पाती है। भी आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा कंसर्न देखने को मिलता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कनेक्टिविटी के ना होने के बावजूद भी भारत ने पिछले 20 साल के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को, ट्रेड को बढ़ाया है इन कंट्रीज़ के साथ।
लेकिन आप कह सकते हो ये काबिल तारीफ़ है बिल्कुल, लेकिन अभी भी यहाँ पर ये इतना सफिशेंट नहीं है कि हम लोग क्या कर सकें, इस पूरे के पूरे सिचुएशन को टैकल कर सकें। मतलब जो कंसर्न चाइना और पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रहा है उसको हम लोग टैकल कर सकें। ठीक है, तो आज के टाइम पर जियोपॉलिटिकल जो चैलेंजेस है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। ठीक है, इस पूरे रीजन के अंदर अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें या पूरे यूरेशियन रीजन की बात करें, अब यूरेशियन रीजन क्या होता है आगे मैं आपको वो भी समझाऊंगा। इसके अंदर जो चाइना का एक तरीके से इन्फ्लुएंस वो काफ़ी बढ़ चुका है, चाइना का कंट्रोल काफ़ी बढ़ चुका है। तो ऑथर यही कहना चाहते हैं कि आज के टाइम पर भारत ने अपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ को बढ़ाया तो है, खासकर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो चीज़ें इनसफिशिएंट हैं। इनसफिशिएंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर चाइना का एक सबसे बड़ा कंसर्न आता है, चाइना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम बात करते हैं, फोकस करते हैं यूरेशियन वाले रीजन के ऊपर। पहले मैं आपको यूरेशिया वाला रीजन दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। इधर आप लोग जब वर्ल्ड मैप को देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ नजर आएंगी। जिस प्रकार से ये गोला बनाया गया है ना, इस गोले के अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ है, क्योंकि इस गोले को जूम करके नीचे मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। अब यूरोप और यहाँ पर ये एशियन कंट्रीज़, ये दोनों मिलाकर क्या बनाता है? यूरेशिया। ठीक है, यूरोप और एशियन कंट्रीज मिलाकर बनाता है यूरेशिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और रशिया भी एक यूरेशियन कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर एशिया के अंदर भी आती है और यूरोप के अंदर भी आती है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये यूरेशिया वाला जो पूरा का पूरा रीजन है, ये वाला जो रीजन है बेसिकली, तो इस रीजन के अंदर आज के टाइम पर चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ चुका है। चाइना की जो आज के टाइम पर ग्रोथ आप देख पाओगे वो इस रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। चाइना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है इंडिया के लिए, खासकर इस वाले पर्टिकुलर रीजन के अंदर। ये यहाँ पर ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बताते हैं कि देखो हुआ क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई। अफगानिस्तान के अंदर से जो अमेरिका है उन्होंने अपने फोर्सेस को विड्रॉ किया, नेटो विड्रॉ किया, वहाँ से यूएस विड्रॉ किया। अपने आप जब विड्रॉ हो गए तो उसके बाद यहाँ पर जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं ये थोड़े बहुत इंक्रीज़ होने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस्लामिक जो फंडामेंटल जो रूढ़ीवादी है देखने को मिलती थी, ये रूढ़ीवादी फोर्सेस जो हैं लगातार इंक्रीज़ होने लगी। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, जो चीज़ें हैं वो लगातार बदलने लगी। और आप देख पाओगे आज के टाइम पर रशिया एक तरीके से क्या दिखा रहा है अपना, तो वो अपना पूरी तरह से रोल दिखा रहा है। अगर हम लोग बात करें तो आज के टाइम पर रशिया का भी क्या क्या कंसर्न है। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन, यहाँ पर व्लादिमीर जो पुतिन है, इनका क्या देखना है? इनका यहाँ पर ये देखना है कि मैं वापस से यूएसएसआर को खड़ा करूँ। एक प्रॉब्लम ये भी क्रिएट हुई है, आपने देखा होगा रिसेंटली कजाकिस्तान का यहाँ पर सिचुएशन मेंशन किया है। कजाकिस्तान के अंदर कितने ज़्यादा क्राइसिस क्रिएट हुए हैं। कजाकिस्तान के अंदर जो यहाँ पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, LPG है, उसके प्राइसेस बढ़ने की वजह से काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए। और बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर बताती हैं कि किसका रोल है यहाँ पर, रशिया का एक सबसे बड़ा रोल देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर रशिया ने इन कंट्रीज़ के अंदर विवाद क्रिएट करवाया ताकि कंट्रीज़ फेल मार जाएं और यहाँ पर रशिया इन कंट्रीज़ को वापस से लेकर आ पाए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, रशिया अपनी तरफ लगा पड़ा है, रशिया एक यूएसएसआर को बनाने लगा पड़ा है। आपको मालूम होगा इसके बारे में भी। ठीक है, यूएसएसआर जो कि 1991 में टूट चुका था और बहुत सारी कंट्रीज़ निकल कर आई थी, ये भी आपको मालूम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आज के टाइम पर अगर हम एक चीज़ और देखें, ये हम लोग देखते हैं खासकर जो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कंपटीशन है बेसिकली वो काफ़ी बढ़ चुका है। ठीक है, यहाँ पर कंपटीशन कैसे बढ़ चुका है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर बताया गया ऑथर के थ्रू कि इस पूरे रीजन के अंदर, जो कि मैंने अभी आप लोग को रीजन दिखाया था यूरेशिया वाला, ठीक है, जो कि एशिया और यूरोप वाला रीजन है, उसको हम लोग यूरेशिया बोल रहे हैं। तो इस रीजन के अंदर आप देख पाओगे चाइना के थ्रू काफ़ी हद तक डोमिनेशन देखने को मिलता है। चाइना और जो दूसरी बड़ी बड़ी पावर्स हैं वो चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल करती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए यहाँ पर इंडिया को भी अपनी जो स्ट्रैटेजीज है वो लंबे समय के लिए आगे लेकर आनी पड़ेंगी। तो इंडिया को भी यहाँ पर एक अपना रोल निभाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। अदरवाइज यहाँ पर चाइना, रशिया, ये जो बड़ी बड़ी पावर्स आप आज देख पा रहे हो, ठीक है, ये लोग यहाँ पर अपना कंट्रोल करती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पर इंडिया को भी एक तरीके से क्या करना पड़ेगा, इंडिया को भी यहाँ पर अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हम लोग भी यहाँ पर एक तरीके से एक पावर के तौर पर देखे जाएँ, उसके ऊपर हम लोग को थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं ऑथर बोलते हैं इंडिया के कुछ विजन हैं। इंडिया ने यहाँ पर अपने कुछ विजन्स देख रखे हैं। आप देख पाओगे हम लोग इंडियन ओशन जो रीजन के अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज है उनको कितना सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया का मैरीटाइम विजन की बात करें, ठीक है, जो मैरीटाइम मतलब जो कि आप देख पाओगे इंडियन ओशन रीजन है, समुद्र के आसपास आपको बहुत सारी कंट्रीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, उनके साथ जो रिलेशन है भारत के काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पिछले 10 साल के अंदर इंडियन ओशन रीजन के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशंस काफ़ी ग्रो हुए हैं हमारे। उसके बाद क्या बताते हैं कि आज के टाइम पर जो सागर इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा वो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये इंडियन ओशन रीजन के अंदर ये एक मेजर इनिशिएटिव है भारत का। उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के टाइम पर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हम लोगों ने एक सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम किया हुआ है। उसके लिए हम लोग क्वाड ग्रुप के साथ हैं, क्वाड ग्रुप से सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया का जो एक तरीके से इन्फ्लुएंस है वो आपको ये इंडियन ओशन रीजन के अंदर तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मैं आपको एक सेकंड एक और मैप दिखाता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को और अच्छे से क्लियर कर पाओ। एक मैप यहाँ पर आप लोग देख सकते हो
कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर, जैसे ये आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर बहुत सारे नेशंस आपको ये देखने को मिलेंगे। सीचिल्स हो गया, मालदीव्स हो गया, उसके बाद यहाँ पर डियागो गार्शिया हो गया, उसके बाद ये मॉरिशस हो गया, मेडागास्कर हो गया, और ये बहुत सारे नेशंस आपको देखने को मिलेंगे। अफ्रीकन नेशंस हो गए, इनको भी यहाँ पर भारत सपोर्ट करता है। सागर इनिशिएटिव के अंदर इन कंट्रीज़ की हमने काफ़ी हेल्प करी, आपको मालूम होगा। कोविड-19 के टाइम पे हमने कितना कुछ यहाँ पर इन लोगों को प्रोवाइड करवाया, आपको मालूम होगा। सागर इनिशिएटिव बेसिकली यहाँ पर काफ़ी पहले लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन उसके अंदर भी हमने इन कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रखा हुआ है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। देन उसके बाद अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखो, काफ़ी हद तक हम लोग अपनी पावर्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, खासकर मैरीटाइम पावर हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। समुद्र के अंदर जो भी हमारी जो पावर्स है वो थोड़ी सी बनी रहे, खासकर इंडियन ओशन रीजन के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ इसके पीछे का एक और रीज़न है। इसके पीछे का एक और रीज़न ये है, हम लोगों ने यहाँ पर इतने अच्छे से रिलेशंस को मेंटेन किया है इन कंट्रीज़ के साथ, ताकि जो चाइना का एक तरीके से कंसर्न है, चाइना आज के टाइम पर चाइना की जो मिलिट्री पावर है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, आपको मालूम होगा। उसके रिस्पॉन्स में हमने ये काम किया है, ठीक है। जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो भी आपको इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। चाइना का जो एग्रेशन है, चाहे वो आप कह सकते हो इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा हो चुका है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनके साथ चाइना का विवाद रहता है, तो उसके कंसीडर के तौर पर भी अगर हम देखें तो इंडिया का एक महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है यहाँ पर। तो इंडिया ने यहाँ पर अपने रिलेशंस को मेंटेन कर रखा है, इंडिया को मेंटेन करने की ज़रूरत भी है, और हम लोग आप कह सकते हो ये चाइना के मिलिट्री पावर के रिस्पॉन्स में हम लोगों ने काम किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, देखो यूएस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूएस भी यहाँ पर एक नेवल पावर आपको देखने को मिलेगा इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, ठीक है। जो ये इंडो पैसिफिक रीजन है, ये कौन सा रीजन है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इसको भी मैप में जो भी हम लोगों ने वर्ल्ड मैप देखा था वो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रखा है। जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे, ये इंडियन ओशन हुआ और ये पैसिफिक ओशन हुआ। बेसिकली इस वाले रीजन की बात हो रही है, इंडो पैसिफिक की, ठीक है। इस वाले रीजन की बात हो रही है। इस रीजन के अंदर यहाँ पर इंडिया की पावर्स क्या है इसके बारे में डिस्कस किया। क्वाड ग्रुप आज के टाइम पर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है इसके रीजन के अंदर, उसके बारे में बात की गई। देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया यूएस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, ठीक है। यूएस की स्ट्रैटेजी भी आप लोग देख पाओगे। और उसके बाद यहां पर क्या है कि यूएस ये बोलता भी है कि देखो आज के टाइम पर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, या ये जो एरिया है हमारा इंडो पैसिफिक वाला, ये अगर सुरक्षित रहता है तो यहाँ पर इससे क्या होगा, हम लोग सी लेन्स को काफ़ी अच्छे से आगे डेवलप कर पाएंगे। जो सी लेन्स हमारे जो समुद्र के रास्ते हैं जिससे व्यापार किया जा रहा है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से चलेंगे, ठीक है। उनके ऊपर हम लोग सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे। प्लस उसके बाद जो चाइना का टेरिटोरियल एग्रेशन है, ठीक है, उसको भी हम लोग रेजिस्ट कर पाएंगे। इसी वजह से इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन करें, ऐसा यहाँ पर यूएस बोलता भी है, तो आप देख पाओगे। उसके बाद चाइना का एक अग्रेशन आपको साउथ चाइना सी में भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर क्या बोल रहे हैं कि चाइना का जो डोमिनेशन आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ मैंने आपने देखा कि पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद चाइना आज के टाइम पर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अग्रेशन दिखा रहा है। उसके बाद साउथ चाइना सी के अंदर भी काफ़ी बड़ा अग्रेशन, इनफैक्ट साउथ चाइना सी आप कह सकते हो नाम से ही पता चल रहा है चाइना उस पूरे सी को क्लेम करता है। जैसे आप लोग ये मैप देखोगे तो ऊपर आपको चाइना नजर आएगा, ये वाला साउथ चाइना सी नजर आएगा, इसके इर्द गिर्द आप देख पाओगे बहुत सारे नेशंस हैं। तो इस पूरे सी को भी यहाँ पर क्या बोलता है, चाइना इसको क्लेम करता है कि ये हमारा ही पार्ट है। और उसके बाद इस सी के बाद इन सारी कंट्रीज़ के साथ जो है रिलेशंस खराब रहते हैं, ठीक है। इस सी के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उनके टेरिटोरियल वाटर के अंदर यहाँ पर घुसता हुआ नजर आता है। ये चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ये क्लियर हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर यही बोला गया है कि चाइना को रेजिस्ट करने के लिए, जो चाइना का आज के टाइम पर ये देखने को मिलेगा जो रिलेशंस है काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ जो खराब हैं, उन चीज़ों को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी काफ़ी हद तक आवश्यकता है। और मैरीटाइम सिक्योरिटी इसलिए रखी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर ज़रूरत भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो बोला गया कि इंडिया आज के टाइम पर मांग करता है एक डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी रिलेशंस को लेकर, ठीक है। और हम लोग अगर बात करें तो चाइना के डिटरेंस के अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पर एक काम करना चाहते हैं, मतलब चाइना को टैकल करना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर चाइना एक यूनिलैटरल एक्शन दिखा रहा है। यूनिपोलर एशिया के अंदर एक तरीके से एमरजेंस अपना दिखा रहा है। मतलब मैंने आपको बताया ना, एशिया के अंदर चाइना काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो चाइना इसकी विलिंगनेस है, कैपेसिटी है, इनकी काफ़ी आज के टाइम पर बढ़ चुकी है, ठीक है। पावर प्रोजेक्शंस लगातार यहाँ पर इनकी ग्रो हो रही है। उसके बाद आज के टाइम पर आप देख पाओगे जो चाइना है, इनका जो एक तरीके से मिलिट्री डोमेन है वो भी काफ़ी हद तक बड़ा है। मिलिट्री डोमेन के साथ साथ ये लोग यहाँ पर पूरे के पूरे यूरेशियन कॉन्टिनेंट के अंदर फैल चुके हैं, क्योंकि चाइना ने अपना एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपको मालूम होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चाइना ने पूरे दुनिया भर को कनेक्ट करने के बारे में फोकस रखा है, ठीक है। आज के टाइम पर सिर्फ यूरेशियन कॉन्टिनेंट नहीं, साथ ही साथ यहाँ पर जो काकेसस वाला रीजन है, काकेसस वाला रीजन, वहाँ तक भी चाइना पहुँच चुका है, ठीक है। वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस। अब ये काकेसस वाला रीजन कौन सा है तो मैं आपको वो भी मैप में दिखा देता हूँ कि ठीक है, ताकि आप लोग याद रख सको कि हाँ आखिरकार वो रीजन कौन सा है। तो एक मैप, हाँ ये वाला आप देख पाओगे, यहाँ पर इस रीजन को बोलते हैं हम लोग काकेकस, ठीक है। ये आपको एजरबाइजान, अर्मेनिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जॉर्जिया देखने को मिलेगा, ये सारे नेशंस देखने को मिलेंगे। ऊपर रशिया देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आज के टाइम पर एक काफ़ी बड़ा रोल देखने को मिल चुका है चाइना का, तो ये बताया गया, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो है ही, लेकिन दुनिया भर के अंदर आप देख पाओगे काफ़ी सारी जगह पर अपना रोल बढ़ा दिया है। उसके बाद बात करें
आज के टाइम पर रशिया के इन्फ्लुएंस को भी कट कर चाइना आगे बढ़ रहा है। उसके बाद आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज देख पाओगे चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया कि चाहे वो साइबर हो, चाहे वो डिजिटलाइज वे में हो, तो इन सभी चीज़ों के अंदर यहाँ पर चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस जो है काफ़ी हद तक एक्सपेंड कर दिया है इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर, यूरेशिया के अंदर। ठीक है, आप कह सकते हो एशिया और यूरोप दोनों के अंदर आप देख पाओगे यहाँ पर ये काफ़ी हद तक एक्सपेंड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे बताया कि जो अमेरिकन मिलिट्री फुटप्रिंट है वो भी काफ़ी कमज़ोर होता हुआ नजर आया, मतलब अमेरिका भी यहाँ पर पीछे हटता हुआ नजर आया। खासकर यूरेशिया के अंदर से आप देख पाओगे अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी खत्म हुआ। अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पर चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बताया कि जो आसियान कंट्रीज़ है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आप देख पाओगे इसको ही पूरी तरह से लीड कर रहा है चाइना। रिसेंटली भी हमने देखा था, उसको लीड किया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें आज के टाइम पर देखने को मिलेंगी जो कि चाइना आज के टाइम पर अपना जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी पसार चुका है। तो एक कंसर्न के बारे में बताया गया, तो ऑथर ने यहाँ पर इस पूरे 1.5 से 2 पैराग्राफ के अंदर यही बताया है कि आज के टाइम पर क्या है, पूरा का पूरा जो कंसर्न है चाइना को लेकर वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो हमने देखा चाहे वो इंडो पैसिफिक का रीजन हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो यहाँ पर यूरेशिया हो, चाहे वो काकेसस वाला रीजन हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो यूरेशिया आप पूरा कह सकते हो उसको। ठीक है, तो इन सभी के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी बड़ा है, ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। आपको मैंने सारे रीजन भी अच्छे से मैप में दिखा दिया। अब उसके बाद बॉर्डर और कनेक्टिविटी इशू के बारे में चर्चा आती है। तो आपको मालूम है इंडिया के पार्टीशन के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे लगातार हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स बने हुए हैं। अब बॉर्डर डिस्प्यूट्स किसके साथ बने हुए हैं? पाकिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स बने हुए हैं, चाइना के साथ हमारे बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स बने हुए हैं। ये हमारे लिए काफ़ी बड़े सिक्योरिटी कंसर्न है, वो चीज़ें यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करी हैं। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, आप ये भी देख पाओगे पाकिस्तान और चाइना की इन हरकतों की वजह से जो लद्दाख वाला सेक्टर है वहाँ पर मिलिट्रलाइजेशन काफ़ी बढ़ चुका है। मिलिट्री हमेशा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चाइना के साथ हमारे कंसर्न रहते हैं। आपको मालूम होगा अभी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न चल रहा है गलवान वैली वाला। ठीक है, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट क्रिएट होता है लगभग पिछले 1.5 से 2 साल के लगातार आप कह सकते हो ये कंसर्न बढ़ चुके हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट्स यहाँ पर खत्म नहीं हो पा रहे हैं, ये बताया ऑथर ने। देन उसके बाद यहाँ पर ये बोला कि देखो आज के टाइम पर क्या है, सियाचिन ग्लेशियर पर परमानेंटली हम लोग को मिलिट्री डिप्लॉय करके रखनी पड़ती है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर हम लोग को ये काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बॉर्डर कंसर्न्स बढ़ चुके हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स बढ़ चुके हैं, क्योंकि इधर चाइना और पाकिस्तान ये दो यहाँ पर सबसे बड़े कंसर्न निकल कर आते हैं भारत के लिए। ठीक है, तो भारत के लिए यहाँ पर एक सबसे बड़े कंसर्न है, मैंने आपको बताया ये। अब उसके बाद यहाँ पे ये बोलते हैं कि आज के टाइम पर डिफिकल्टीज क्यों निकल कर आती है। देखो डिफिकल्टी हमारे लिए ये निकल कर आती है कि जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख पाओगे इधर हमारे ऊपर इधर पाकिस्तान और चाइना दोनों सर पर बैठे पड़े हैं, है ना। अब क्या है, हम लोग को थोड़ा सा ऊपर और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ाने के बारे में चर्चा की गई है। तो अगर हम लोग को अपनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कौन सी? वही कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जिसके बारे में आपको बताया है। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर इनके साथ हमें इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ पर अपना रोल बढ़ाना पड़ेगा, तो एक लैंड के माध्यम से कनेक्टिविटी तो बननी चाहिए ना। ठीक है, एक कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, उसके बेसिस पर होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर एक ट्रेड के मामला एक है हमारे पास इंटरनेशनल, आप देख पाओगे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें भी काफ़ी सारे कंसर्न है। अब ये NSTC क्या है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो मैं आपको इसके बारे में दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख पाओगे, ये पूरा का पूरा आपको नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये कनेक्टिविटी बना रहे हैं। ईरान से यहाँ पर निकल रहे हैं, ईरान के माध्यम से हम लोग यहाँ पर सेंट्रल एशिया के अंदर जा सकते हैं। आपको मालूम होगा यहाँ पर चाबार पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये जो चाबार पोर्ट है इसको भारत ने डेवलप किया है, उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर इधर सेंट्रल एशिया के अंदर जा सकते हैं, अफगानिस्तान से आगे की साइड। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्टिविटी हमारी ये भी है, लेकिन ये हमारे पास एक रूट तो तैयार है। ठीक है, मतलब इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये आती है कि यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। आपको मालूम होगा यूएस ने ढेर सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट रूट है भी, तो उसके अंदर काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं। ईरान से कोई ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, आपको मालूम होगा इसी चक्कर में हमारे ट्रेड वगैरह भी काफ़ी गिर चुके हैं, ट्रेड रिलेशंस ईरान के साथ गिर चुके हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, वही न्यूक्लियर डील को लेकर। उसकी वजह से आज के टाइम पर ईरान के जो रिलेशंस है वो भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ खराब हुए हैं, इंडिया के साथ भी काफ़ी हद तक खराब हुए हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो एक ऑल्टरनेटिव रूट है, लेकिन उसके बाद भी आप देख पाओगे यूएस का यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल है। यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑथर ये बोलता है कि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारी कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है प्रॉपर। ठीक है, अगर यूएस सैंक्शंस हटाए ईरान के ऊपर से तो हमारे थोड़े बहुत कनेक्टिविटी बने भी, ईरान के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा आगे जाएं, चाबार पोर्ट का हम लोग प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, आज के टाइम में हम लोग उसका प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर भी नहीं पा रहे हैं। हमने देखा रिसेंटली अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए। ठीक है, मतलब जो भी चेंजेस हुए आपको मालूम है अफगानिस्तान के अंदर, मैंने आपको बता दिया। तो उसकी वजह से जो इंडिया की कनेक्टिविटी है इसको काफ़ी सारी परेशानियाँ तो देखने को मिली हैं, क्योंकि यहाँ पर अब ये हुआ है कि अगर यूरेशिया के अंदर हमारी कनेक्टिविटी नहीं है तो हमें इसको कनेक्टिविटी को बनाना पड़ेगा। आज के टाइम पर इंडिया का रोल जो है यूरेशियन कॉन्टिनेंट के अंदर काफ़ी कम देखने को
को मिलेगा, तो उस कनेक्टिविटी को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं, अगर आप लोग को यहाँ पर एक पावर के अंदर मेंटेन रहना है तो। अब यूएस का स्टैंड क्या होता है, देखो यूएस रशिया के अपने रिलेशंस चल रहे हैं, खराब चल रहे हैं, आपको मालूम है, ठीक है। यूएस का स्टैंड क्या बोला गया कि यूएस और रशिया के जो कन्फ्रंटेशन है, जो रिलेशंस है, वो काफ़ी खराब देखने को मिलेंगे। क्यों खराब है, यूक्रेन वाले विवाद को लेकर, ठीक है। जो यूक्रेन वाला रीजन है वहाँ पर रशिया उसको कब्जाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, रशिया इन्वेड ना कर सके उसको, यहाँ पर इसी वजह से यूक्रेन को यूएस सपोर्ट करता है ना। तो यूएस रशिया के बीच में भी कंसर्न देखने को मिलते हैं यूक्रेन वाले रीजन को देखकर, ये बताया गया। उसके बाद अभी यहाँ पर बोला गया कि यूक्रेन के थ्रू बोला गया कि हमें नेटो का पार्ट बना लो, लेकिन यहाँ पर रशिया मना करता है, रशिया कहता है कि नहीं, नेटो का पार्ट नहीं बनाया जाएगा यूक्रेन को, इसकी वजह से यहाँ पर कंसर्न देखने को मिले। तो ऐसा हुआ क्या, अब यहाँ पर आप देख पाओगे कंसर्न की वजह से जो ये रशिया है वो कहीं ना कहीं किधर घिस सकता हुआ आया, रशिया कहीं ना कहीं आप देख पाओगे चाइना की साइड आया है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, अब जिसके रिलेशन खराब हो रहे हैं, मान लो रशिया के रिलेशन यूएस के साथ खराब हो रहे हैं, तो रशिया किधर की साइड आएगा, उसके लिए एक पार्टनर बचा है चाइना। चाइना की साइड यहाँ पर काफ़ी हद तक झुकाव बढ़ चुका है, ये भी यहाँ पर आप देख पाओगे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उसके बाद यहाँ पर ये भी बताया गया यूएस का जो एक तरीके से रोल हुआ करता था पहले, वो आज नहीं है, ठीक है। यूएस आप देख पाओगे पहले काफ़ी सारा इनका रोल हुआ करता था, लगभग आप कह सकते हो यूरोपियन के अंदर, जो यूरोपियन कमांड के अंदर 1992 के आसपास यूएस की जो फोर्सेस है वो बहुत सारी हुआ करती थी। 2,65,000 के आसपास यहाँ पर जो सोल्जर्स है वो डिप्लॉय कर रखे थे, लेकिन आज के टाइम पर सिर्फ 65,000 है। उसके बाद जैसे चाइना की मिलिट्री पावर आज के टाइम पर इंक्रीज हो चुकी है, पिछले 10 सालों के अंदर चाइना पावर ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है और यूएस की पावर कम हुई है, ऐसा बताया। यूएस ने अपने जो सोल्जर्स हैं उनको जहाँ पर भी डिप्लॉय कर रखा था, आज के टाइम पर वो कम हो चुके हैं। चाहे वो इंडो पैसिफिक वाला रीजन के लिए देख लो, जहाँ पर 1 लाख थे वहाँ पे 90,000 हो चुके हैं, जहाँ पर 2,65,000 थे वहाँ पे 65,000 हो चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है कि यूएस की जो भी पावर्स है आज के टाइम पर कम देखने को मिलेंगी। उसके बाद सबसे बड़ा यहाँ पर फेलियर तो आपको यूएस का ये देखने को मिलेगा कि एक टाइम पर लगभग 10 साल पहले आप देख पाओगे यूएस ने अपने लगभग 1,70,000 जो सोल्जर्स है वो डिप्लॉय कर रखे थे इराक में, अफगानिस्तान में, लेकिन क्या हुआ, आज के टाइम पर 10,000 से भी कम बचे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है, सबको विड्रॉ कर लिया गया, सबको वापस से बुला लिया गया है। आपको मालूम होगा अफगानिस्तान की सिचुएशन की वजह से और इराक की सिचुएशन की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये लोग चीज़ों को संभाल नहीं पाए। तो यूएस की पावर्स कम हुई है, लेकिन इधर से आप देख पाओगे चाइना एक्सपैंड होता हुआ नजर आ रहा है, चाइना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। तो बॉटम लाइन बिल्कुल क्लियर है कि यूएस को भी यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, यूएस को भी यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, खासकर यूरोप वाले रीजन के अंदर, ठीक है। इंडो पैसिफिक के अंदर हम लोग काम करें, लेकिन आगे भी यहाँ पर काम करना पड़ेगा, ये यहाँ पर एग्जैक्टली बताते हैं। क्लियर हुआ। देन अब जिस प्रकार से यूएस रशिया के रिलेशंस खराब हुए हैं, उसी प्रकार से चाइना और यूएस के वापस रिलेशन खराब है। आपको मालूम होगा रशिया यूएस के रिलेशन तो खराब हैं ही, और चाइना यूएस के भी यहाँ पर रिलेशन खराब है। अब चाइना यूएस के क्यों खराब है, क्योंकि यहाँ पे ताइवान वाला इशू आ जाता है, ठीक है। आपको मालूम होगा चाइना बोलता है ताइवान हमारा पार्ट है, ताइवान को पूरी तरह से कब्जाएंगे, लेकिन यहाँ पर यूएस जो है पूरी तरह से सपोर्ट करता है ताइवान को, तो एक कंसर्न यहाँ पर ये भी आ जाता है। तो आज के टाइम पर कंसर्न काफ़ी सारे इन्होंने समझा दिया, आप देख पाओगे पूरे दुनिया भर के बारे में चर्चा हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो आज के टाइम पर यूएस की जो पावर्स है वो काफ़ी कम हुई हैं यहाँ पर, ऐसा एग्जैक्टली देखने को मिलेगा। लेकिन अभी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आप देख पाओगे काफ़ी सपोर्ट मिला है, यूएस भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। लेकिन आप लोग को यहाँ पर एक तरीके से लिमिटेड एरिया के अंदर नहीं रहना है, आपको थोड़ा सा ऊपर भी आपको पावर्स को अपनी इंक्रीज करना पड़ेगा, ये हम देख पाएंगे। इंडिया तो खैर एक यूनिक सिचुएशन पर आता है, जहाँ पर हम लोग को चैलेंजेस जो हैं कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम डायमेंशंस दोनों पर देखने को मिलते हैं। मतलब कि ऊपर से भी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं और नीचे से भी, समुद्र के रास्ते से भी यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना के थ्रू चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, और ऊपर से बॉर्डर डिस्प्यूट तो हमारे चल ही रहे हैं। तो इंडिया यहाँ पर एक यूनिक डिस्प्यूट में आ रहा है, जहाँ पर आप कह सकते हो दोनों तरफ से हम लोगों को चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं, ये यहाँ पर बताया गया। तो इंडिया को यहाँ पर बोला गया इंडिया विल नॉट हैव द लग्जरी ऑफ चूजिंग नन ओवर द अदर। मतलब कि जैसे कि आज के टाइम पर क्या हो रहा है, आज के टाइम पर आप देख पाओगे होता क्या, सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया किसी भी एक कंट्री को एक तरीके से चूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि चारों तरफ से आप देख पाओगे डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडिया के लिए कंसर्न सबसे बड़ी बात यही है। तो सोल्यूशन क्या बोला है ऑथर ने, सोल्यूशन ये बोला है कि हम लोग को एक अलग से स्ट्रेटेजिक विजन की ज़रूरत है। स्ट्रेटेजिक विजन की ज़रूरत क्या है कि हम लोग को हर कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप करके रखना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। हम लोग अपने इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम लोग दूसरे कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को भी देखना पड़ेगा। अपने इंटरेस्ट को इग्नोर किए बिना भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सभी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया हम लोग ऐसी सिचुएशन, ऐसी लोकेशन है हमारी, ये नीचे से भी यहाँ पर डिस्प्यूट्स देखने को मिलता है और ऊपर से भी डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। तो हम लोग हर एक कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को अपने पर्टिकुलर हिसाब से जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर इन्होंने बताया जैसे कि अगर हम लोग देखें, एक सेकेंड, हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री को चूज़ करके उसको साथ नहीं जा सकते, हम लोग को हर एक कंट्री के साथ रिलेशंस को थोड़ा सा डेवलप करके रखना पड़ेगा, ये बताया। तो राइट बैलेंस
between continental and maritime security would be the best guarantor of our long term security interest। ये यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि हम लोग को एक सही तरीके से अपना एक तरीके से बैलेंस बना के रखना पड़ेगा कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम सिक्योरिटी के माध्यम से, ठीक है। खासकर जो हमारे कॉन्टिनेंटल जो ज़मीन पर डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं और जो समुद्र के रास्ते डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं, उन दोनों बेसिस पर हम लोग को एक अच्छे से बैलेंस वे में स्ट्रेटजी को मेंटेन करना है। किसी एक कंट्री के फेवर में नहीं जाना है, हर एक कंट्री के साथ रिलेशंस को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डेवलप करना है, तो वो जाकर एक बेहतर आगे डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर चीज़ों को समझ चुके होंगे कि हम लोग को थोड़ा सा अपना रोल बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। पूरे दुनिया भर की बातें यहाँ पे बता दी हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो यहाँ पर बात करता है यहाँ पर अमेंडमेंट्स दैट आर नेसेसरी। अब हुआ क्या है यहाँ पर, पहले तो आपको समझना होगा कि जो रजिस्ट्रेशन खासकर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट है, ठीक है। होता क्या यहाँ पर, किसी का जन्म हो रहा है या किसी की डेथ हो रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, आपको मालूम होगा, एक फॉर्म वगैरह फिलअप किया जाता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन होता है इसको लेकर एक एक्ट बनाया गया था 1969 में। अब इसके अंदर अमेंडमेंट मतलब चेंजेस करने के बारे में चर्चा की है। पहले तो मैं आपको कुछ इसका ओवरव्यू दे देता हूँ जो कि ऑथर ने यहाँ से समझाया है, ठीक है। यहाँ से जो भी बात समझाई है पहले मैं आपको उस न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। तो देखो आर्टिकल हमारा जैसे ऊपर वाला अभी हमने डिस्कस किया एडिटोरियल, वो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाल ही में जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया। अमेंडमेंट्स करते हुए यहाँ पे बोला कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट है बेसिकली उसके अंदर हमें बदलाव की ज़रूरत है, और इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया 1969 के अंदर। यहाँ पर सेंटर ने एक अमेंडमेंट के तौर पर ये सारी चीज़ें सामने रखी हैं, और इन्होंने बोला कि अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये डेटा है, ऑब्वियस सी बात है जब किसी की डेथ हो रही है, किसी का बर्थ हो रहा है, ठीक है, जो भी डेटा यहाँ पे रखा गया है, जो भी आपका डेटा यहाँ पे चढ़ाया जाता है, वो सब एक डेटाबेस में तैयार किया जाता है। डेटाबेस मतलब जहाँ पर आपका सारा का सारा डेटा कलेक्ट करके इकट्ठा किया गया है। तो वो जो डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, अब उसको नेशनल लेवल पर मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। इस अमेंडमेंट के अंदर बताया गया। तो मतलब जो बेसिकली अमेंडमेंट करने के बारे में चर्चा की गई थी कि हाँ ये बदलाव होगा। बदलाव के अंदर यहाँ पर ये बोला गया कि जो डेटाबेस है बर्थ और डेथ को लेकर वो एक नेशनल लेवल पर बनाना चाहिए, ठीक है, एक कंट्री लेवल पर बनाना चाहिए। इसका मतलब क्या है मैं आपको आगे थोड़ी देर में समझाता हूँ। अब यहाँ पर ये क्लियर हुआ। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ के बारे में अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ इंडिया के अंदर मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। किसी का भी जन्म होता है, किसी की भी डेथ होती है तो उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ये यहाँ पर ये एक्ट बोलता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ये अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट के अंदर क्या बोला गया, अमेंडमेंट के अंदर ये बोला गया, पहले तो आपको प्रेजेंट सिचुएशन बता देता हूँ कि आज के टाइम पर क्या होता है। देखो आज के टाइम पर क्या होता है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, डेथ और बर्थ का लेकर, ठीक है, तो उसको एक लोकल रजिस्ट्रार करता है, और वो जो लोकल रजिस्ट्रार है मतलब जो भी नोट डाउन करता है चीज़ों को, जो लोकल रजिस्ट्रार है वो स्टेट्स के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। जो स्टेट्स मतलब राज्य सरकार है वो एक लोकल रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है, और वो लोकल रजिस्ट्रार आपका जो भी डेथ और बर्थ हो रहा है, ठीक है, उसका सारा डेटा स्टोर करके रखता है। तो मतलब अभी काम आप कह सकते हो स्टेट लेवल पर हो रहा है, ठीक है, राज्य के लेवल पर हो रहा है। तो इसी को यहाँ पर अमेंड करके बोला गया कि हम लोग क्या चाहते हैं, स्टेट लेवल पर ना करके हम लोग नेशनल लेवल पर यहाँ पर इसको कंडक्ट करें। तो जो चीफ रजिस्ट्रार होंगे, चीफ रजिस्ट्रार अपॉइंटेड बाय द स्टेट्स, इसको ये एक तरीके से मेंटेन करेंगे एक यूनिफाइड डेटाबेस, ठीक है। एक यूनिफाइड डेटाबेस को मेंटेन किया जाएगा स्टेट लेवल पर, फिर उस डेटा को आगे मिला दिया जाएगा नेशनल लेवल पर। तो मतलब एक कंट्री लेवल पर एक वास्ट डेटा हम लोग मेंटेन करेंगे, और वो जो डेटा मेंटेन किया जाएगा नेशनल लेवल पर वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मेंटेन करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर पूरा डेटा मेंटेन करेंगे, जो भी हम लोग नेशनल लेवल पर डेटा को बनाने वाले हैं। अब ऑथर ये बोलते हैं कि जो आपने अमेंडमेंट किया है, जो आप नेशनल लेवल पर इस चीज़ों को लेकर जा रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये जो अमेंडमेंट है ये अननेसेसरी है, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको समझना होगा ये अननेसेसरी का मतलब क्या है, अननेसेसरी यहाँ पर ये किस बेसिस पर बता रहे हैं। तो मैंने तो आपको पहले इस एक्ट के बारे में बता दिया, जो भी यहाँ पर चीज़ें मेंशन करी गई हैं कि अभी जो नेशनल डेटाबेस अभी जो स्टेट के ऊपर डेटाबेस तैयार किया जाता है उसको हम लोग नेशनल लेवल पर लेकर जाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उनको अपॉइंट किया जाएगा इस एक्ट के माध्यम से, और वो ही यहाँ पर एक तरीके से पूरे कंट्री के लेवल पर इस डेटा को मैनेज करेंगे। लेकिन ऑथर यहाँ पर मैंशन करते हैं कि आज के टाइम पर चीज़ें अननेसेसरी किस बेसिस पर है। सबसे बड़ी बात तो आपको ये समझना होगा, जो भी हम लोग बर्थ और डेथ का डेटाबेस तैयार करते हैं ये इंपॉर्टेंट हो सकता है पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए, ठीक है, पॉपुलेशन को रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेकिन हम लोग जो दूसरे डेटाबेस होते हैं उसके अंदर भी इन डेटा का इस्तेमाल तो कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, मान लो कोई इलेक्शन अथॉरिटी है, ठीक है, अब वो इलेक्शन को कंडक्ट करवा रही है तो उसको यहाँ पर डेटा की ज़रूरत है कि कितने लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। अब वो जो डेथ का डेटा है वो लगभग 6 महीने के अंदर एक बार यहाँ पर इलेक्शन अथॉरिटीज़ लेती हैं।
ताकि क्या कर सकें, जो डेड पर्सन्स हैं उनको यहाँ पर इस डेटा से रिमूव कर सकें, जो इलेक्शन वाला डेटा है उसके अंदर से उन डेड पर्सन को रिमूव किया जा सके। उसी प्रकार से कैंसिलेशन ऑफ पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट किसका कैंसिल करना है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस किसका कैंसिल करना है, ठीक है, तो इसको लेकर भी यहाँ पर ये जो डेथ का डेटा है वो लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो छोटी मोटी ये जो आपको डेटा है जैसे कैंसिलेशन ऑफ पासपोर्ट के लिए इतना ज़्यादा यहाँ पर ये यूज़ नहीं किया जाता है, मतलब ये लोग ज़्यादा डेटा नहीं लेते हैं। फिलहाल क्या है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ का डेटा आपको पता चल गया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग यहाँ पर इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने देखा, देखो यहाँ पर जो ये डेटा है इसको हर जगह पर अपडेट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा ऑथर बोलते हैं। ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर हम लोग देखें, देखो बहुत सारे अलग अलग डेटाबेस को तैयार किया जाता है। मान लो जैसे मैंने आपको बताया अभी इलेक्शन अथॉरिटीज़ भी जो है काफ़ी सारा डेटा लेती हैं इन रजिस्ट्रेशन से, जैसे कि यहाँ पर बताया गया इलेक्शन अथॉरिटीज़ यहाँ पर लेती हैं डेटा कि किन लोगों की डेथ हुई है। उन सब का डेटा लेने के बाद वो इलेक्शन अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, उन सब चीज़ों को एनालाइज करती हैं और फिर आप कह सकते हो कि जिनकी भी डेथ हुई है उनको रिमूव किया जाता है। ऐसे यहाँ पर काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सारी जो बॉडीज़ हैं उनके अंदर इसको अपडेट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये भी यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मान लो किसी को डेटाबेस चाहिए, ठीक है, तो वो कलेक्ट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज से। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग बात करते हो इस रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ की, तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग चीज़ों को नोट डाउन करते हो और इसमें भी चीज़ें अलग अलग तरीके से नोट डाउन की जा सकती हैं। मान लो यहाँ पर किसी का बर्थ हुआ है, किसी का भी डेथ हुई है, ठीक है, उसका जो डेटाबेस है वो एक अलग हो सकता है, ठीक है, उसका जो एड्रेस है बेसिकली आप अगर मान लो एक पर्टिकुलर एड्रेस के बारे में बात करें किसी व्यक्ति का, ठीक है, तो वो एड्रेस अलग हो सकता है और जो उन्होंने लिखवाया वो अलग है, करंट जो है वो अलग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि मान लो यहाँ पर हो क्या रहा है, कभी कभी बहुत सारे लोग यहाँ पर हॉस्पिटल्स में एडमिट हो जाते हैं, ठीक है, शहर में जाकर वहाँ पर एक टेम्पररी कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखवा देते हैं। तो यहाँ पर एक टेम्पररी एड्रेस लोग लिखवा देते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे बोला गया जो आधार कार्ड है उसको भी लिंक किया जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर कुछ डेटा आइटम है और जैसे कि आधार नंबर हो गया, इसको भी बोला गया कि बिल्कुल इसको भी लिंक किया जाएगा इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस के अंदर कमी देखने को मिलेगी, मतलब कि किसी ने अपना एड्रेस लिखवाया है, मान लो यहाँ पर वो उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ना रहता, उसका करंट एड्रेस कुछ और हो, ठीक है, लेकिन वो एड्रेस कुछ और लिखवा रहे हैं, तो इसके अंदर भी कंसर्न देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे बोला गया कुछ और भी डेटा आइटम्स है जैसे कि आधार नंबर हो गया, इन सब की काफ़ी तक आवश्यकता पड़ती है कि हम लोग लिंक कर सके इन्फॉर्मेशन को दूसरे डेटाबेस के साथ, तो आधार नंबर की भी जरूरत पड़ती है, यहाँ पर यह बताया गया। देन उसके बाद ऑथर क्या बोलते हैं, ऑथर ये बोलते हैं कि आपने यहाँ पर ऐसा प्रपोजल दिया है कि आप आधार नंबर को इंक्लूड कर रहे हो, आधार नंबर को किसी के अंदर इंक्लूड कर रहे हो। तो ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं कि आप जैसे कि आधार नंबर को रिपोर्ट कर रहे हो जब भी किसी की डेथ हो रही है या फिर किसी का बर्थ हो रहा है, तो उसके बेसिस पर उसका आधार नंबर भी रखा जा रहा है, ठीक है, आधार नंबर को लिखा जा रहा है। तो ये एक अननेसेसरी अमेंडमेंट है। यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि आप आधार नंबर ले रहे हो तो यहाँ पर एक अननेसेसरी चीज़ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बोलते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो आधार नंबर क्यों ले रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर मतलब एक व्यक्ति है जिसकी डेथ हुई है, ठीक है, अब मान लो उनका जो फॉर्म वगैरह सब कुछ तैयार किया जा रहा है तो वहाँ पर आधार नंबर को लिया जा रहा है। तो इसकी मुझे नहीं पता ज़रूरत क्या है। ऑथर बोलते हैं देखो इसकी ज़रूरत क्या हो सकती है हमें नहीं पता और क्लियरली मेंशन भी नहीं है और ये ज़रूरत भी नहीं है जो भी यहाँ पर आज के टाइम पर किया जा रहा है। तो एक चीज़ तो ये देखने को मिलेगी। उसके बाद ऑथर क्या बोलते हैं कि देखो जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है कि हम लोग कुछ और डेटाबेस को, दूसरे जो डेटाबेस है उसको हम लोग अपडेट करें, ठीक है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, जो बर्थ और डेथ है, ठीक है, इनका आप लोग डेटा इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्टली स्टेट लेवल से, ठीक है। हमारा मेन मकसद क्या, हमारा मेन मकसद ये है इस अमेंडमेंट का मेन मकसद ये देखने को मिल रहा है कि जो डेटा है वो स्टेट लेवल पर है आज के टाइम पर, उस डेटा को उठाकर हम लोग एक नेशनल लेवल पर बनाएं और उस डेटा में से जो दूसरी जगह पर हम लोग को चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दूसरी बॉडीज़ के अंदर डेटा की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ से हम लोग ले सकें। लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है, ये बोला गया कि आप लोग स्टेट के पास से भी तो डेटा ले सकते हो ना, ठीक है, आप लोग स्टेट के पास से भी डेटा ले सकते हो। इन्फॉर्मेशन जो भी आपको ज़रूरत है, कहीं पर भी किसी भी दूसरे डेटाबेस के अंदर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आप स्टेट के पास जाओ, स्टेट से आप वो डेटा ले लो, उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। लेकिन है क्या, आप लोग फालतू में यहाँ पर इसके अंदर अमेंडमेंट करके सिर्फ और सिर्फ एक काम बढ़ा रहे हो और क्या कर रहे हो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर को बढ़ा दे रहे हो कि हाँ इसके ऊपर एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भी बैठेंगे जो कि नेशनल लेवल पर डेटा को मेंटेन करेंगे और यहाँ पर इसके अंदर टाइम वेस्ट होगा और ऊपर से आप लोग एक अपना काम बढ़ा दोगे। तो ये इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो स्टेट पर काम चल रहा था वो बिल्कुल सही था, आप लोग वहाँ से भी डेटा कलेक्ट कर सकते थे, ऑथर ये बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं कि यहाँ पर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑथर यहाँ पर एग्जैक्टली अपना कंक्लूजन में ये बोलता है कि देखो ये जो आपने बिल इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट के अंदर,
कि हाँ सॉरी यहाँ पर अमेंडमेंट करने के लिए, वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जो भी चीज़ें आज के टाइम पर चल रही हैं उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि अगर आपने ये काम किया तो इससे आप लोग एक और लेयर एडमिनिस्ट्रेशन की क्रिएट कर दोगे, उसमें तो कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं। स्टेट लेवल पर भी तो डेटा तैयार हो रहा है ना, जब वो डेटा तैयार हो रहा है स्टेट लेवल पर तो आप लोग उसी डेटा का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर भी आपको ज़रूरत है तो वहाँ से आप लोग उस डेटा को निकाल सकते हो। अदरवाइज एक और दूसरी अथॉरिटी, एक और दूसरी बॉडी बनाने की जरूरत है नहीं। तो ऑथर लास्ट में बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अनदर अमेंडमेंट फॉर दिस पर्पस इट शुड बी टेकन केयर ऑफ विद इन द करंट प्रपोजल। मतलब कि आज के टाइम पर जो चीज़ें हैं उसके अंदर उसके ऊपर थोड़ा इंप्रूवमेंट करो, और दूसरा अमेंडमेंट करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत, ऐसी आवश्यकता देखने को मिलेगी नहीं। उसके बाद बगल में एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये आर्टिकल बात करता है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लेकर। अब ये क्या है, तो ऑथर यहाँ पर एक सजेशन लिखता है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लेकर, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। फिलहाल तो मुद्दा क्या है, न्यूज़ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एक रिपोर्टिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, ऑन एक्सटर्नल अफेयर। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने आप कह सकते हो कि इंडिया और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को प्रेजेंट किया कहाँ पर, पार्लियामेंट के अंदर। पिछले महीने की बात है, इन्होंने यहाँ पर इस पूरे ट्रीटी को प्रेजेंट किया पार्लियामेंट के अंदर। ये रिपोर्ट बिल्कुल तैयार करके बताइए और अपने रिकमेंडेशन दिए ये ट्रीटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो रिकमेंडेशन दिया तो आपको समझाऊंगा। तो ऑथर बोलते हैं जो भी रिकमेंडेशन दिया है इस रिपोर्ट के अंदर, इसके अंदर एक कमी है, वो कमी क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल तो रिकमेंडेशन के बारे में बताया, पहले तो आपको समझना होगा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती क्या है, ठीक है, मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो आपको नाम समझ में आ रहा होगा, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। बायलैटरल मतलब दो कंट्री मिलकर आपस में इन्वेस्टमेंट करेंगी, ठीक है, उसको लेकर एक ट्रीटी साइन करेंगी, बिल्कुल इसी को हम लोग बोलते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। आर्टिकल जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बेसिकली एक अग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, जो कि यहाँ पर कुछ रूल्स को यहाँ पर सेटअप करती हैं और उस बेसिस पर वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, ठीक है। होता क्या है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ पर आपको एक कंट्री यूएस देखने को मिलेगा, एक कंट्री इंडिया देखने को मिलेगा। अब यूएस अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के अंदर, आप कह सकते हो यूएस से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया में, इंडिया से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जा रहा है यूएस के अंदर, ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको एक प्रोटेक्शन तो मिलनी चाहिए ना, ठीक है। अगर इस इन्वेस्टमेंट को एक प्रोटेक्शन मिलेगी, एक सिक्योरिटी मिलेगी कि हाँ आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर रहेगा, तो उसके बेसिस पर कंट्री और भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी, प्लस ये चीज़ें देखते हुए दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो इसी वजह से यहाँ पर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को यहाँ पर रखा जाता है। बेसिकली यहाँ पर ये जो ट्रीटी है ये क्या करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में मदद करती है, और प्लस एक दूसरे की कंट्री की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्शन देने में भी यहाँ पर ये मदद करती है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। क्लियर हुआ, बीआईटी यहाँ पर इसका मेन मकसद है आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्शन देना, ये यहाँ पर इसका रोल देखने को मिलता है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। हुआ क्या है, अगर आप लोग कुछ ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे बताया गया जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है ये पहले तो बहुत हुआ करती थी, भारत पहले बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी किया करता था। लेकिन हुआ क्या, साल 2016 में हम लोग एक नया मॉडल लेकर आ चुके हैं, और वो जो साल 2016 के अंदर मॉडल लाया गया है उसके बाद सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई है। सिचुएशन कैसे ख़राब हुई है, हमने क्या किया, बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ इन ट्रीटी को ख़त्म कर दिया। अब आपको क्यों ख़त्म कर दिया वो आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पर पहली बात तो एक केस देखने को मिलता है, वाइट इंडस्ट्रीज़ का केस ये देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है, और इस केस को घसीट दिया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, और यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट में वो केस चला जाता है, ठीक है। और ऐसा एक मुद्दा नहीं है, ये 2011 की बात है जो मैंने भी आपको बताई है, ऐसा एक मुद्दा नहीं है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे निकल कर आते हैं, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर डिस्प्यूट्स निकल कर आते हैं जहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट में सारी बातें गई हैं, ठीक है। अब इंडिया के अगेंस्ट में गई तो इंडिया ने क्या करा, यहाँ पे बोला 2016 में हम लोग एक नया मॉडल लेकर आएंगे, ठीक है। तो 2016 में नया मॉडल लेकर आए, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का एक नया मॉडल। अब उसके अंदर क्या बोला, उसके अंदर यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझा दिया था। लेकिन उसके बाद से इन्होंने क्या करा, यहाँ पर अगर हम देखें तो करंट टाइम में जो इंडिया की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है ये बहुत सारी कंट्रीज के साथ लगातार कम होती हुई नजर आई है, ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कमेटी ने क्या क्या बताया। कमेटी ने यहाँ पर आप कह सकते हो सारी चीज़ें बताई और रिकमेंडेशन दिया कि देखो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, जो इंडिया है, इंडिया आज के टाइम पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को साइन कर रहा है। क्यों साइन कर रहा है, क्योंकि हम लोग नए वाले बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लेकर आ चुके थे। देखो हम लोग क्यों लेकर आए थे, मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या हो रहा था, मान लो यहाँ पर ये यूएस है और ये इंडिया है, ठीक है, इनके बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई है। यूएस की कोई फर्म है, यहाँ पर कोई मान लो डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका है, कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, मान लो कोई भी विवाद हो गया है उस फर्म का जो भी यूएस का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, तो ये मुद्दा यहाँ पर उठा, यहाँ से उठकर यहाँ पर ये लोग ले गए इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। कहाँ पर लेकर गए, तो यहाँ पर आप देख पाओगे एक चीज़ मेंशन करी गई है, वो है ISDC, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो आप कह सकते हो मतलब आप लेकर गए कहीं पर इंटरनेशनल लेवल पर, आप ये इस पूरे मुद्दे को लेकर गए। अब क्या हुआ
कि वहाँ पर ये केस इंडिया के अगेंस्ट में चला गया, और ऐसा बहुत हो रहा था कि इंडिया के अगेंस्ट में केस चला जा रहा था। ठीक है, तो इंडिया ने सोचा हम लोग एक नई ट्रीटी बनाए, नई ट्रीटी बनाई गई और बोला कि अब हम लोग अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, कि अब जो भी कंट्री हमारे साथ ये ट्रीटी करेगी, जो भी कंट्री हमारे साथ ये इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करने वाली है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इसलिए हो रही है ताकि एक दूसरे के कंट्री का जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्शन दी जा सके। ठीक है, अब जो यहाँ पर ये भी ट्रीटी साइन की जाएगी उसमें क्या होगा, कोई भी केस यहाँ पर पहली बात इंटरनेशनल लेवल पर नहीं जाया जाएगा। पहले आप लोग यहाँ पर डोमेस्टिक वे में देखो, मतलब डोमेस्टिक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर लेकर जाओ इंडिया के अंदर, उसके बाद यहाँ पर आगे की बात होगी। पहले आप यहाँ पर लेकर जाओ, यहाँ पर मुद्दे उसको सुलझाओ। और ही बहुत सारी चीज़ें थी जो कि यहाँ पर ऑथर ने मेंशन नहीं करी हैं। ठीक है, और ही बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर जिसकी वजह से क्या हुआ, कंट्रीज पीछे हट गई। कंट्रीज बोली हम आपके साथ कर ही नहीं रहे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, और ऐसा ही हुआ। ठीक है, आज के टाइम पर जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ हैं बहुत कम हुई हैं। तो यहाँ पर यह बताया कि जब से हमने एक नया मॉडल अपनाया है तब से ट्रीटीज़ कम हुई हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अग्रीमेंट्स को बढ़ाओ कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, तो पहला यहाँ पर रिकमेंडेशन यही है कि आपको कंट्रीज़ के साथ अग्रीमेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो इन्वेस्टमेंट आएगा। और इन्वेस्टमेंट अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा कंट्री के अंदर तो आप लोग कह सकते हो ग्रोथ कैसे होगी। ठीक है, एफडीआई अगर आता है किसी कंट्री के अंदर तो ग्रोथ और ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पर चली जाती है। तो अगर यहाँ पर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी ना हो तो एफडीआई कम हो जाएगा। देखो सिंपल सा मतलब है, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट कब करेगा, जब आप उसको प्रोटेक्शन दोगे। ठीक है, अब ये जब बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है ये तो प्रोटेक्शन के ऊपर बात करती है, तो यहाँ पर यही बात की गई है, जब तक ये ट्रीटी अच्छे से काम नहीं करेगी तब तक एफडीआई आएगा नहीं। ठीक है, और इंडिया ने लगभग 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ ट्रीटी को ख़त्म किया है। आपको मालूम होगा कि 2016 के बाद से जब से हम एक नया मॉडल लेकर आए हैं बीआईटी का, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए, अपने हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को चला रहे हैं, तब से क्या हुआ है, लगभग हम लोग 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ अपनी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को ख़त्म कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे मुद्दे उठते थे, केस उठता था, वो जाकर इंडिया के अगेंस्ट में पहुँच जाता था। आपने देखा होगा वोडाफोन, केयर एनर्जी, बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पर जो रिपोर्ट पब्लिश करी गई है पार्लियामेंट में, रिपोर्ट में यह भी बोली गई कि भारत को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को साइन करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई आएगी, कंट्री की ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो ये काम हम लोग कर सकते हैं। उसका कमेटी और क्या रिकमेंड करती है, कमेटी यहाँ पर रिकमेंड करती है कि आज के टाइम पर क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट जो है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताए। ठीक है, लगातार काफ़ी सारे जो वर्कशॉप्स वगैरह होता है वो कनेक्ट करें हम लोग। ठीक है, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को लेकर चीज़ों को समझाएं। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए यहाँ पर इस प्रकार से जो एस्टेब्लिशिंग चेयर इन यूनिवर्सिटीज़, मतलब आप कह सकते हो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आप लोग समझाओ कि रिसर्च दो और यहाँ पर टीचिंग एक्टिविटीज़ समझाओ इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल लॉस को लेकर। ठीक है, तो मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाया जाए, इन्वेस्टमेंट के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया जा सके, ये यहाँ पर मेन मकसद है। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। लेकिन देख पाओगे ये सारी चीज़ें तो सही हैं, चलो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में बिल्कुल सही रिकमेंडेशन है, क्योंकि यहाँ पर रिकमेंडेशन यही आई है इस रिपोर्ट की, क्योंकि हमारी सिचुएशन खराब हो चुकी है, इकॉनमी काफ़ी हद तक आज के टाइम पर बर्बाद चल रही है, और उसके पीछे का एक और कारण ये भी देखने को मिलेगा जो कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है। ठीक है, अब ये क्या है, हम लोग जब से नया मॉडल लेकर आए तब से सिचुएशन और खराब हो चुकी है, हम लोग दूसरे कंट्रीज़ के साथ ये ट्रीटी नहीं कर पा रहे हैं। अब ट्रीटी नहीं होगी तो दूसरी कंट्री के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। ठीक है, उसका इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, ये एट द लास्ट यही बोलते हैं कि क्या कहे कि आपने ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मिस है। वो मिस क्या है, यहाँ पर ऑथर अब अपनी तरफ से लिखते हैं चीज़ें। ठीक है, ये तो सारी रिपोर्ट की बातें बता दी ऑथर ने, अब ऑथर यहाँ पर अपनी तरफ से एक पॉइंट ये लिखते हैं कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को एक गवर्नेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। आज के टाइम पर जो भी आपकी सिचुएशन खराब हुई है, ठीक है, वो खराब क्यों हुई है, आपके अगेंस्ट में, मतलब इंडिया के अगेंस्ट में केस गए हैं, वो सब क्यों गए हैं, वो सब इंडिया के पुअर गवर्नेंस की वजह से। इंडिया का डिसीजन मेकिंग बिल्कुल भी सही नहीं था। वोडाफोन का मामला हो, चाहे वो केन एनर्जी का हो, आपको मालूम होगा हमने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लेकर आए कि पिछला टैक्स भी लेंगे, तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। ठीक है, जो कि मतलब बिल्कुल सही नहीं थी, इलॉजिकल चीज़ें थी। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग हमारी सही नहीं रही है, उसकी वजह से यहाँ पर केस अगेंस्ट में गए। तो हमारा जो गवर्नेंस है वो अच्छा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर ये बोला गया, गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करे, एक एक्सपर्ट टीम को रखे जो कि इस पूरे जो नया मॉडल है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को, उसको अच्छे से रिव्यू करे। इसको रिव्यू करने के बाद यहाँ पर क्या करे कि आगे चीज़ों को रखे, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, हम लोग दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रीटी को इंक्रीज़ कर पाएंगे।
जब आपके पास डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा, आप अच्छे से चीज़ों को देख पाओगे, तो आपके कंट्री के अंदर कंसर्न क्रिएट ही नहीं होंगे, किसी भी कंपनी के साथ विवाद उठेगा ही नहीं, तो उसके बाद यहाँ पर चीज़ें अच्छे लेवल पर चलेंगी। ठीक है, ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करने की कोशिश करते हैं। आई होप आप लोगों को सारे एडिटोरियल अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसी वजह से आज इनका पहले डिस्कशन किया गया है, प्लस उसके बाद कोई खास आर्टिकल आज इंपॉर्टेंट नजर आएंगे नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं बाकी आर्टिकल्स पर। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल आपने कल ही पढ़ा था, तो मैंने एडिटोरियल पर आज ज़्यादा जोर दिया है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पर यह आर्टिकल में चर्चा की गई है जल्लीकट्टू के बारे में। आपको मालूम होगा, मैंने कल भी इसके बारे में डिस्कशन किया था कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बोला था कि जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के अंदर हम लोग बैन कर देंगे क्योंकि कोविड-19 के केसेस आज के टाइम पर बढ़ रहे हैं, और जल्लीकट्टू को अभी हम लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं पोंगल फेस्टिवल के साथ। ये आपको मालूम होगा, इस जल्लीकट्टू इवेंट को रखा जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अब अपना डिसीजन दिया है। तमिलनाडु सरकार ने यहाँ पर जल्लीकट्टू को अलाउ कर दिया है। भले ही कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हों, लेकिन तब भी अलाउ किया गया। हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी गई है। इन्होंने बोला 50% जो सीटिंग कैपेसिटी है वो रखी जाएगी। जो भी स्पेक्टेटर्स होंगे, जो भी दर्शक होंगे, वो यहाँ पर 50% तक लोग रहेंगे जो कि बैठकर देखेंगे। बाकी यहाँ पर सीटें जो हैं वो सब खाली रहेंगी। ठीक है, तो मतलब कोविड-19 के प्रिकॉशंस लेते हुए जल्लीकट्टू को आगे रखा जाएगा। जल्लीकट्टू को एक तरीके से इवेंट को कंडक्ट किया जाएगा, ये यहाँ पर तमिलनाडु की सरकार बोलती है। तो यहाँ पर जल्लीकट्टू क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्या होता है, बुल की टाइमिंग की जाती है। एक बुल होता है, उसको पकड़ा जाता है। ठीक है, आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 1 कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, ये जो जल्लीकट्टू ट्रेडिशन है लगभग 2000 साल पुराना ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है जहाँ पर क्या होता है, बुल को एक तरीके से, एक जो बैल है उसको यहाँ पर पकड़ा जाता है, उसको टाइम किया जाता है। होता क्या यहाँ पर एक वॉलेंट स्पोर्ट भी इसको बोला जाता है। बुल के ऊपर पकड़ने पर एक प्राइज़ रखा जाता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति एक तरीके से इसको पकड़ने में फेल हो चुका है, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर जो बुल का ओनर है वही इस प्राइज़ को जीत जाता है। तो इसके अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो स्पोर्ट है बहुत सारे एरियाज़ के अंदर प्ले करवाया जाता है। तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो मदुराई हो, तिरुचिरापल्ली, थेनी, आप देख पाओगे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस पूरे जो ये आप कह सकते हो इवेंट है इसको रखा जाता है। ठीक है, इस इवेंट को कब किया जाता है, तो जनवरी के मंथ में सेकंड वीक में, जैसे आज के टाइम पर समय चल रहा है, तो सेकंड वीक ऑफ जनवरी में इस इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम लोग पोंगल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं तो उसी के टाइम पर ये भी हम लोग जल्लीकट्टू को भी सेलिब्रेट करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, इस इवेंट को रखते हैं। तमिल कल्चर के अंदर काफ़ी बड़ा रोल इसका देखने को मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है। तमिल कल्चर मैंने आपको बताया लगभग ये जो ट्रेडिशन है 2000 साल से लगातार फोकस किया वह आ रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये जो जल्लीकट्टू इवेंट है ये पोंगल फेस्टिवल के दौरान ही यहाँ पर इसको भी रखा जाता है। तो पोंगल फेस्टिवल के बारे में भी ज़रूर जान लेना। पोंगल जो फेस्टिवल है ये 4 दिन का ओकेजन होता है, मंथ ऑफ थाई में आता है। यहाँ पर क्या होता है, जो तमिलनाडु के लोग हैं वो जो क्रॉप्स, जो फसलें होती हैं, ठीक है, फसलें जैसे कि राइस हो गया, जो चावल होता है, ठीक है, इसकी जो हार्वेस्टिंग वगैरह होती है, मतलब इसकी जो कटाई वगैरह होती है वो यहाँ पर की जाती है। और उसके बाद जो तमिलियंस होते हैं वो यहाँ पर इस पूरे ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं। कुछ यहाँ पर जैसे हम लोग रंगोली बनाते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर कोलम बनाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कोलम क्या है, तो एक रंगोली प्रकार का ही आपको देखने को मिलेगा। कोलम के अंदर यहाँ पर चावल का आटे का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है, इंडिया और साउथ कोरिया जो है यहाँ पर आप कह सकते हो ये बायलैटरल टॉक को एक तरीके से होल्ड करेंगे, अब आपस में बातचीत करेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया साउथ कोरिया दोनों आपस में डिस्कशन करने वाले हैं जल्द ही, और ट्यूसडे में आप देख पाओगे एक बातचीत होगी। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बात बताई है, और हमारे गोयल साहब भी डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन क्या होगा, डिस्कशन ये होगा कि हम लोग जो भी व्यापार के अंदर आज के टाइम पर कमी चल रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसको अच्छे से टैकल किया जाएगा। प्लस उसके बाद यहाँ पर व्यापार को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, म्यूचुअल एडवांटेजेस कैसे पा सकते हैं। प्लस उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के जो व्यापार के रिलेशंस हैं, जो ट्रेड रिलेशंस हैं, उनको हम लोग इक्विटेबल और बैलेंस बनाने के ऊपर फोकस रखने वाले हैं, जो भी हमारी बातचीत होगी साउथ कोरिया के साथ उसके दौरान। क्लियर हुआ। तो ये आर्टिकल थे। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएंगे पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे आर्टिकल है म्यांमार के डिस्प्यूट के बारे में चर्चा की गई है। म्यांमार के अंदर जो ऑन्ग सान सू की हैं इनको सेंटेंस कर दिया गया है, एक तरीके से जेल में डाल दिया गया है लगभग 4 साल के लिए। तो 4 साल की सज़ा यहाँ पर दी गई है, और आप समझ सकते हो कि सिचुएशन वहाँ पर कितनी ख़राब है। अब यार इसके अंदर वही सिचुएशन के बारे में समझाई गई है कि मिलिट्री कू आया है, जब से 1000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है वहाँ की मिलिट्री ने। ठीक है, 1 फरवरी को मिलिट्री कू आ चुका था। ये मैंने आप लोगों को काफ़ी बार समझा रखा है, तो इसका एक ओवरव्यू ही ले सकते हो बस। और क्या है, टेलीग्राम पर मैंने इसके रिगार्डिंग भी एक पिक्चर आपके साथ शेयर कर रखा है, तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हो कि कब कब क्या हुआ म्यांमार के अंदर। कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है, इसको आप लोग रट चुके हो क्योंकि 1 साल से हम इसको लगातार डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर कुछ वैसा देखने को मिलेगा नहीं। इस आर्टिकल को भी हमने कल ही डिस्कस किया, तो यहाँ पर कुछ नया है नहीं, क्योंकि श्रीलंका और चाइना के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन किया गया है। अभी जो है चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, ये श्रीलंका गए। श्रीलंका में जाकर काफ़ी कुछ यहाँ पर डिस्कशन किया। श्रीलंका के साथ साथ मालदीव्स में गए, वहाँ पर जाकर डिस्कशन किया इन्होंने। ठीक है, और आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर
ये जो श्रीलंका और चाइना है दोनों के रिलेशंस काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये आपको इसके अंदर कोई भी ऐसी खास बात देखने को मिलेगी नहीं। कल ही हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है, तो आज टाइम वेस्ट क्यों करें। ठीक है, कल ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस को क्रिस्प रखने की कोशिश करेंगे। बाकी इस आर्टिकल के अंदर म्यांमार कू के बारे में बताया गया। म्यांमार कू मैंने आपको बता दिया है, मिलिट्री का आज के टाइम पर कब्जा हो चुका है, मिलिट्री ने कब्जा कर लिया है पूरे म्यांमार के ऊपर। और क्या कर रहा है, वहाँ की जो लीडर थी, पॉलिटिकल पार्टी की एक लीडर हुआ करती थी ऑंग सैन सू की, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, अभी इसको लेकर कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है। अपडेट अगर ये आता है कि हाँ वापस से डेमोक्रेसी वापस में आती है म्यांमार के अंदर, तो उस आर्टिकल को आप लोग पढ़ सकते हो। अभी वैसे कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जिसके ऊपर थोड़ा आप जोर दे पाओ। उसके बाद पेज नंबर 12 पर बिजनेस सेक्शन पर इकलौता आर्टिकल आता है। यहाँ पर वो बात करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया का, ये आप देख पाओगे क्या हुआ है, फॉल हुआ है। जो आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो यहाँ से भारत से इन्वेस्टमेंट जाता है, ठीक है, भारत जो इन्वेस्टमेंट करता है दूसरी जगह पर, वो यहाँ पर डाउन देखने को मिला है। 8% से यहाँ पर एक तरीके से गिरावट देखने को मिली है। दिसंबर के मंथ का ये डेटा बताता है, लगभग आप कह सकते हो कि $2.5 बिलियन तक का आपको ये इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो अपने आप में एक थोड़ा सा चिंता वाली बात तो देखने को मिलेगी कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम है। तो अब उसके बाद कुछ डेटा के बारे में चर्चा की गई है कि भाई इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट अब हुआ, इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट अब हुआ। तो ये देखो, ये आपको डेटा याद करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो ये आर्टिकल भी पढ़ने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद यहाँ पे इस आर्टिकल में चर्चा की गई है ट्रैवल को लेकर। तो मतलब आज का न्यूज़पेपर मतलब बेकार सही था, जो एडिटोरियल थे वो काफ़ी अच्छे थे, इसी वजह से उनके ऊपर फोकस किया गया है। यहाँ पर आर्टिकल में चर्चा हुई है कि जो ट्रैवलिंग वगैरह उसके ऊपर रोक लगाई जा रही है क्योंकि कोविड-19 केसेस निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे लिए कुछ खास है नहीं। क्लियर हुआ। अब क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस आर्टिकल की वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रही हैं। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।